हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट सेकंड है जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसी का ही अब दूसरा लेक्चर लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसका पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम का पहला लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में समझा था, अगर उस लेक्चर को आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जरूर आई बटन पर जाकर देख लीजिएगा, या फिर पूरे प्लेलिस्ट का लिंक हम आप सभी को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का जब तक हम कॉन्सेप्ट समझ नहीं जाते तब तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम को समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप लोग यूनिट फर्स्ट यानी कि केमिकल काइनेटिक्स के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस जाकर उस चैप्टर को देख लीजिए, जिससे आपका पहले यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वह भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे ऐसे ढेर सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, जिससे मैं जो भी चीज़ों को यहाँ पर समझाऊं उन सभी चीज़ों को आप लोग अपने खुद से कॉपी में नोट कर सकें। लेकिन फिर भी आपको अगर आलस आता है, आप एक आलसी इंसान हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आप सभी को हर क्लासेस केमिस्ट्री के वीडियोज़ के हर क्लासेस के PDF आप सभी को प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। केमिकल इक्विलिब्रियम को किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो हम जहां पर पिछले लेक्चर को खत्म किए थे यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन से ही शुरुआत करेंगे इस वीडियो की। तो ध्यान से एक एक चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखो, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, ऐसे समझने की कोशिश करो कि केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि केमिस्ट्री, और इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में साम्यावस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप लोगों के टीचर फिजिक्स में भी साम्यावस्था के बारे में समझाए होंगे। वहां पर उन्होंने बताया होगा कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पर हम इस साइड से भी एक फोर्स लगा देते हैं और इस साइड से भी एक फोर्स लगा देते हैं। ठीक है, चलिए हम मान लेते हैं कि F1 इस साइड से है और इस साइड से F2 है। ठीक है, तो जब हमारे पास F1 इज इक्वल टू F2 होगा, यानी कि जितने पावर से आप फोर्स लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, उतने ही पावर से कोई आपका दूसरा दोस्त भी फोर्स लगा रहा है उसी वस्तु पर। तो वो वस्तु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती, क्योंकि आप दोनों ही दोस्तों ने एक ही वस्तु पर समान फोर्स लगाया है। ठीक है, तो ऐसे यहां पर जो वस्तु रखी गई है यह साम्य अवस्था में रखी गई है। ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि यह जो वस्तु रखी गई है यह साम्य अवस्था में है। ठीक है, लेकिन जो साम्य अवस्था यानी कि इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम है वह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहां पर जो यह वस्तु है इसे हम कहेंगे कि यह स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब दूसरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। जस्ट इमेजिन कि हमारे पास कोई एक पॉट है, यानी कि बाल्टी ही समझ लेते हैं। हमारे पास कोई एक बाल्टी है और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स यानी कि वाटर्स रखे गए हैं। ठीक है, वाटर रखे गए हैं और इसका हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक लेवल है। ठीक है, यानी कि इस लेवल से ऊपर हमारे पास वाटर नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो हमारे पास बाल्टी है इसमें हम ऊपर से एक टोटी लगा देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सभी चीजों को, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला है। यहां पर मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात करने वाला हूं, तो अभी मैं बेस बना रहा हूं कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम कैसे समझ सकते हैं। यहां पर जस्ट सपोज कि एक बाल्टी है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भरे हैं।
यहाँ पर एक टोटी हम लगा देते हैं और इस टोटी से वाटर के और भी मॉलिक्यूल्स डॉटेड, यानी कि हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स बूंद की तरह गिरते रहे हैं, ठीक है, गिर रहे हैं इस टोटी से इस पॉट में। तो इस प्रकार अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर जो ये, अभी इसे भूल जाओ कि टोटी हमने लगाया, यहाँ पर जो हमारे पास बाल्टी रखा गया है, इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये एकदम स्थिर पोजीशन पर है, यानी कि ये ना तो ऊपर है ना तो नीचे है, ये मोशन नहीं कर रहे हैं, ये एकदम रिलैक्स पोजीशन पर है, ठीक है। तो जो हमने टोटी लगाया और वहां से ड्रॉप वाइज करते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स को फिर से इस बाल्टी में गिराना शुरू कर दिया, लेकिन इसी बाल्टी में ही जस्ट सपोज कि ये जो हमारे पास बाल्टी है ये प्लास्टिक का है और इस बाल्टी में जितने आकार का टोटी है उतने ही आकार का यहां पर हमने छेद कर दिया, ठीक है। तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस टोटी से इस बाल्टी में आ रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स इस बाल्टी से बाहर भी निकल जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या इस वाटर के कंसंट्रेशन में बदलाव हो रहा है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जितना पानी इस बाल्टी में आ रहा है उतना ही पानी बाहर भी निकल जा रहा है, यानी कि एक बूंद इस बाल्टी में आया तो एक बूंद बाहर भी निकल गया, तो जो इस वाटर का लेवल है वो तो बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर अगर हम ध्यान से ऐसे बैठकर देखना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर के जो लेवल है वो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। जबकि यहां पर जो हमारे पास इक्विलिब्रियम था, इसमें जो हमारे पास वस्तु है वह एक ही पोजीशन पर रुकी है, वह ना तो आगे जा रही है ना ही पीछे आ रही है। लेकिन यहां पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर लेवल इस बाल्टी में बढ़ नहीं रहा है, फिर भी यहां पर टोटी से पानी के ड्रॉप्स आ रहे हैं और उतने ही ड्रॉप्स बाहर भी निकल रहे हैं। यानी कि अगर आप बैठकर ऐसे देखना शुरू करेंगे तो ये बाल्टी का जो वाटर लेवल है वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, जितने आ रहे हैं उतने जा भी रहे हैं। तो इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। जब पहले था तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम था, लेकिन इस बार यहां पर यह डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग फिजिक्स में और भी ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने एक ओवरव्यू दिया है क्योंकि हमें केमिकल इक्विलिब्रियम को इसी की सहायता से ही समझ सकते हैं। तो जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि केमिस्ट्री में जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम ही होता है। तो अगर आप सबसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन बन सकता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम is a type of यह किसका प्रकार है, इसके बारे में हमें बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन दे दिए जाएंगे। पहला ऑप्शन आएगा स्टैटिक, दूसरा ऑप्शन हमारे पास सामने दिख जाएगा डायनेमिक, और तीसरा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। चलो हम मान लेते हैं तीसरा ऑप्शन कि हमारे पास पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है, और जो हमारे पास चौथा ऑप्शन है उसमें हमारे पास कोई भी ऑप्शन करेक्ट ना हो तो इसे टिक कर दीजिए। तो आप सभी को बताना है कि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वह डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वह करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये तो खैर हो गया एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा जा सकता है। और हम लोगों ने यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा अभी ओवरव्यू देखा है। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, यहाँ पर जो ये रिएक्शन है अगर इसे ध्यान से देखें तो यह भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट हो रहा है। कैसे? जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स इस बाल्टी में आ रहे हैं उतने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकल जा रहे हैं। यानी कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। जितना फॉरवर्ड मॉलिक्यूल्स इसमें आ रहे हैं उतने बैकवर्ड मॉलिक्यूल्स बाहर भी निकल जा रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम कहेंगे कि यह रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है।
चलो इसके बारे में और भी हम डिटेल में अभी बात करने वाले हैं। तो ये अगर आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए हम इसके पूरे डिटेल कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वह डायनेमिक नेचर का होता है। तो अब चलिए हम समझते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, जस्ट सपोज कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास A प्लस बी रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं और यह रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए इनके जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होंगे उनके बीच रिवर्सिबल डबल हेडेड एरो को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट्स A प्लस बी है और प्रोडक्ट जो हमारे पास है C प्लस डी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर उन लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो देख ही लीजिएगा, वहां पर आप सभी को पता ही चल जाएगा। देखो क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्टार्टिंग में तो अधिक ही होते हैं, और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स, जैसे हम सपोज कर लेते हैं कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो 2 मोल्स हैं। ठीक है, या कंसंट्रेशन जो हमारे पास रिएक्टेंट के A का कंसंट्रेशन 2 मोल है, B का कंसंट्रेशन भी 2 मोल है, लेकिन इनिशियल सिचुएशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वह तो 0-0 ही होगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो प्रोडक्ट कहां से बनेगा। लेकिन कुछ समय पश्चात हम मान लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर हम इस रिएक्शन को 2 पार्ट में कर सकते हैं। पहला पार्ट हमारे पास ये कुछ ऐसे हो जाएगा कि A प्लस बी जो है वह फॉरवर्ड रिएक्शन अगर कर रहा है तो C प्लस डी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यह रिवर्सिबल रिएक्शन है तो जो C प्लस डी बना रहेगा वह बाद में रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से, चूंकि कुछ समय पश्चात जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी एक दूसरे से कोलिजन करना स्टार्ट कर देंगे, और जब ये कोलिजन स्टार्ट कर देंगे तो वहां पर फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम कहते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहां पर जो हमारे पास इस C प्लस डी से ये ऑलरेडी प्रोडक्ट है लेकिन यह रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेगा तो A प्लस बी हमारे पास बनाने लग जाएगा, तभी तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा हम क्या बताना चाहते हैं। देखो यहां पर जो हमारे पास रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ज़्यादा ही रहेंगे, इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, प्रोडक्ट का अभी फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इनके मॉलिक्यूल्स कम ही रहेंगे या ना ही रहेंगे, मतलब लगभग 0 ही रहेंगे। तो जो ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल हैं एक दूसरे से बहुत ही तेजी से टकराना शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन करना चाहते हैं। तो इनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से ये एक दूसरे से बहुत ही तेजी से टकराते हैं, और जब वहीं पर ही हमारा इफेक्टिव कोलिजन आता है तो इफेक्टिव कोलिजन की वजह से ही हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन शुरुआत में जो हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा वो तो धीरे धीरे करके बढ़ेगा ना, क्योंकि जब हमारे पास रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे, कोलिजन करेंगे, जिसके पश्चात रिएक्शन होगा तो उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होंगे। तो जो प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होंगे वो धीरे धीरे करके बढ़ेंगे और जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल होंगे वो धीरे धीरे करके घटेंगे। कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होंगे वो समय के पश्चात बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे, और रिएक्टेंट्स के जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ घटते चले जाएंगे। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट्स ही प्रोडक्ट में बदल रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत ही तेजी से टकराएंगे तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह बहुत ही तेज होगा। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में 2 स्टेप्स हैं, एक फॉरवर्ड है एक बैकवर्ड है। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उसके लिए हम कह रहे हैं कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसे हम स्मॉल r सफिक्स में स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहां पर मैं स्मॉल r स्मॉल f और स्मॉल r स्मॉल b से हम रिप्रेजेंट कर दिए, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, मैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अब डिफिनीशन पर आ रहा हूं। देखो क्या होता है कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल अभी बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से ये बहुत ही तेज़ी से एक दूसरे से टकराते हैं। लेकिन हमें पता है कि समय के साथ साथ
किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन घटने लग जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इनका कंसंट्रेशन समय के साथ घटता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो समय के साथ कम होता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन जो है, जो C+D की वजह से A+B का फॉर्मेशन होगा, इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होंगे वो समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे, और जब ये समय के साथ बढ़ते चले जाएंगे तो इनके मॉलिक्यूल्स की संख्या अधिक होने लग जाएगी, और इनका जब मॉलिक्यूल्स की संख्या या कंसंट्रेशन अधिक होने लग जाता है तो ये एक दूसरे से ये भी बहुत ही तेजी से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर भी इफेक्टिव कोलिजन उत्पन्न होने लगता है। और जब इफेक्टिव कोलिजन होता है तो हमारे पास फिर से रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक समय आएगा, ऐसा एक समय आएगा कि जो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वह धीरे धीरे करके घट जाएगा, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर बैकवर्ड रिएक्शन वो धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे। यानी कि कहने का ये मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। यानी कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा और जो बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये एक समय ऐसा आएगा कि इक्वल हो जाएंगे, और जब ये एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तब वहां पर केमिकल इक्विलिब्रियम बन जाता है। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम वह प्रोसेस है जब रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, तब उस प्रोसेस को या उस इक्विलिब्रियम को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब एक और तरीके से समझने की शुरुआत करते हैं। देखो यहां पर जब हमारे पास A+B मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराए, चलो इसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हम लोग जानते हैं बॉन्ड हैवर प्रोसेस, यानी कि N2+3H2, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से जब रिएक्शन करते हैं तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात और समझ लो कि जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वह रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ही होता है, यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें N2 मॉलिक्यूल्स 3H2 मॉलिक्यूल्स से जब रिएक्शन करते हैं तो 2NH3 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन समय के साथ बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा। इसलिए जब आप एक समय बाद, ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुरंत, एक समय बाद ऐसा आएगा कि N2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2 जो मॉलिक्यूल्स हैं, 2NH3 जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है कि जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं, ठीक है, तो एक समय पश्चात आप आकर अगर ऐसे देखते हैं कि ये हमारे पास 2NH3 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है, तो आप उस समय जितना कंसंट्रेशन देखे रहेंगे कि 2NH3 का मॉलिक्यूल्स इतना कंसंट्रेशन फॉर्मेशन हो चुका है, आप कुछ समय पश्चात फिर से आकर देखेंगे तो उतना ही कंसंट्रेशन आप पाएंगे। यानी कि जितनी तेजी से N2 मॉलिक्यूल्स H2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हुए 2NH3 का फॉर्मेशन करेंगे, उतनी ही तेजी से 2NH3 जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि अमोनिया मॉलिक्यूल्स हैं, ये उतनी ही तेजी से डीकंपोज होते हुए N2 और H2 मॉलिक्यूल्स का पुनः फॉर्मेशन कर देंगे। यानी कि एक समय पश्चात, यानी कि जब केमिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है किसी भी रिएक्शन में, जब रासायनिक साम्य अवस्था किसी भी रिएक्शन में आ जाता है, तो उस सिचुएशन में जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होते हैं और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन होते हैं वो कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाते हैं।
यह भी बात ध्यान में रखना, बराबर नहीं आते बल्कि कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाते हैं। बराबर कहने का मतलब यह हो जाएगा कि जितने रिएक्टेंट उतने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाते हैं, यानी कि ना तो यही बढ़ पाता है ना ही यही बढ़ पाता है। ये ना तो घट ही पाते हैं ना ही बढ़ पाते हैं, बल्कि एक कांस्टेंट पोजीशन पर आ जाते हैं। यानी कि इसका कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, इसका कंसंट्रेशन अलग हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इक्वल नहीं होगा, इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कांस्टेंट हो जाता है। तो यह भी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन में आ जाता है, तो इस सिचुएशन में जो रिएक्शन के रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन होते हैं, यानी कि यहां पर मैं लिख सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या होता है? बिकम्स कांस्टेंट। समझ में आ गई बात? ये हमारे पास होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। कैसे कैसे? कि जब हमारे पास किसी भी रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाए, तो इस सिचुएशन में इस प्रकार के इक्विलिब्रियम को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरे प्रकार से कैसे समझ सकते हैं? कि जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए, वो जब भी देखें, आज देख रहे हैं तब भी उतना पाएंगे, 10 साल बाद भी देखेंगे तब भी उतना ही पाएंगे, वो बदल नहीं सकते, उनके कंसंट्रेशन बढ़ नहीं सकते, उनके कंसंट्रेशन घट नहीं सकते। तो ऐसे सिचुएशन में उस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम का फिनोमिना पाया जाता है। बस इतना ही केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है। तो चलिए अब इसके हम डिफिनीशन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हमें इसमें कुछ ग्राफ्स पर भी बात करना है। तो जो चीजें हम लोगों ने अभी तक समझ लिया है केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, उन सभी चीजों को हम पहले नोट डाउन करते हैं, उसके बाद हम वीडियो में आगे चलेंगे। ठीक है, यहां पर देखो हमसे कहता है कि इन आर रिवर्सिबल रिएक्शन, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है तभी उसी में केमिकल इक्विलिब्रियम पाया जा सकता है। अगर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता है, यानी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन है, तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम कभी भी नहीं पाया जा सकता। इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है कि अगर हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन होगा ही नहीं, तो बैकवर्ड रिएक्शन का हम रेट ऑफ रिएक्शन पता ही नहीं कर सकते, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन में हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम के चांसेस ही नहीं है। तो इसीलिए केमिकल इक्विलिब्रियम उसी रिएक्शन में हो सकता है जिसमें रिवर्सिबल रिएक्शन पाया जाता है। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं क्या कहता है कि इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिवर्सिबल रिएक्शन में वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स एंड वाइस वर्सा। क्या कहता है? ध्यान से सुन लो कि कोई भी जब रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसमें जो रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, तो रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट का कन्वर्जन रिएक्टेंट में होने के प्रोसेस को हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, उसके बाद कहता है बट आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात, ए स्टेट इज रीच्ड, एक ऐसा स्टेट या अवस्था पर पहुंच जाता है हमारा रिएक्शन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। क्या कहता है कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसमें कुछ समय पश्चात एक ऐसा अवस्था आ जाती है या स्टेट आ जाता है जिसमें जो हमारे पास रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन है, इनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है। मैं कांस्टेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान में रखिएगा, इक्वल वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। तब दिस स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। इस अवस्था को ही हम कहते हैं कि यह इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुका है। देयरफॉर, अतः द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल रिएक्शन in which the concentration of the reactant and the product do not change is called as chemical equilibrium।
अतः रिवर्सिबल रिएक्शन में वह अवस्था जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन बदल ना रहे हों, इस अवस्था को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। ये हम समझ चुके हैं। और इस प्रोसेस को या इस अवस्था को ही हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अवस्था को इक्विलिब्रियम स्टेट, प्रोसेस को इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यह भी एक अवस्था ही है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। और मैंने यह भी बताया था आप सभी को कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वह डायनेमिक होता है नेचर में। इसीलिए मैंने एक और सेंटेंस अपनी तरफ से जोड़ा है कि केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। यह बहुत ही ध्यान में रखने वाली योग्य पॉइंट है। और एक और प्रकार से हम केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन दे सकते हैं। ये तो हमने कंसंट्रेशन के टर्म में बात किया था केमिकल इक्विलिब्रियम का डिफिनीशन। इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म में भी बात कर सकते हैं। उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन उसका जो डिफिनीशन है उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे। क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने तो सोचा था कि इस वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन खत्म नहीं हो पा रहा है। इसमें अभी हमें कुछ प्रकार पर भी बात करना है, तो उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। कुछ ग्राफ्स पर भी बात करना है, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर क्या कहता है कि एक कैटालिस्ट हम जानते हैं कि कैटालिस्ट जो होते हैं या तो वो रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं या तो घटा देते हैं। एक तरीके से ऐसा समझने की कोशिश करो, जैसे मान लीजिए आप और आपके दोस्त हैं। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को आप समझना चाहते हैं। ठीक है, आप खुद से पढ़ेंगे तो आप जब पढ़ रहे हैं तो आप समय लगेगा, कुछ तो समय लगेगा पढ़ने में। लेकिन जब वही टॉपिक आपका दोस्त जो पहले ही पढ़ चुका है अगर वही चीज़ें आपको समझा दे, तो जब वह समझाएगा तो आप और भी तेजी से उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो ये जो आपका दोस्त आया है वही इस रिएक्शन में कैटालिस्ट का काम किया है। जैसे आप अगर इन्हीं टॉपिक्स को बुक से पढ़ते तो आपको समय लगता। ठीक है, कुछ तो समय लगता ही, क्योंकि आप अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो चीज़ों को समझने में समय लगता है, और वो भी खुद से जब पढ़ते हैं तो और भी ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको सभी चीज़ें 20 मिनट के अंदर में ही समझ में आ जाती हैं। तो ये जो हम आप सभी के लिए इस प्रोसेस में एक जरिया बने हैं, यह जो जरिया है यानी कि जो मैं हूं, यह कैटालिस्ट का काम कर रहा हूं, ऐसे भी समझ सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को समझा रहा हूं, ना कि भटका रहा हूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं, जैसे आपका कोई दोस्त है जो आपको समझाना नहीं चाहता है, तो इस सिचुएशन में वो आपको भटका देगा। तो वो जो हमारे पास कैटालिस्ट होगा वो निगेटिव कैटालिस्ट होता है, और जो समझा रहा है उसे हम पॉजिटिव कैटालिस्ट कहते हैं। यानी कि जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा उसे हम कहेंगे पॉजिटिव कैटालिस्ट, जो हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को घटाएगा उसे हम कहेंगे निगेटिव कैटालिस्ट। खैर, कैटालिस्ट के बारे में हम आगे चलकर जब हमारे पास कैटालिस्ट टॉपिक आएगा तो उसमें हम बात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक तरीके से मैंने समझा दिया कि कैटालिस्ट क्या होता है, और बहुत ही आसान तरीके का एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया। वैसे मुझे भी अभी अचानक से ही दिमाग में आया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। जो कैटालिस्ट होता है, एक कैटालिस्ट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ अप्रोच ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहता है, जैसे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो मान लेते हैं कि वह टी समय पश्चात, मान लेते हैं 10 मिनट बाद इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता, केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें आ जाता। लेकिन जब कैटालिस्ट का हम उपयोग करते हैं तो वह रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को घटा भी सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है तो जो इक्विलिब्रियम में पहुंचने के चांसेस हैं वो तेजी से बढ़ जाएंगे। यानी कि अगर 10 मिनट लग रहे थे तो मान लेते हैं कि 5 मिनट लगने लग जाएगा या 7 मिनट लगने लग जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव कैटालिस्ट है, यानी कि हमारे किसी काम का नहीं है, जो कि व्यर्थ है और फिर भी वह उस रिएक्शन में आ चुका है, तो वह हमारे इक्विलिब्रियम में पहुंचने के समय को बढ़ा देगा। यानी कि 10 मिनट लग रहा था तो मान लेते हैं 13 मिनट, 15 मिनट भी लगा देगा। तो इस प्रकार कैटालिस्ट पर भी डिपेंड करता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कितने समय में पहुंच सकता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हमने केमिकल इक्विलिब्रियम का बहुत ही बेसिक और एडवांस दोनों ही प्रकार से केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट समझ लिया है। वैसे अभी ये अधूरे नोट्स हैं, और जो पूरे नोट्स रहेंगे वो आप सभी को अगले लेक्चर में मिलने वाले हैं, क्योंकि आधा इस वीडियो में हमने बात कर लिया, आधा अगले वीडियो में हम बात करेंगे।
तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया हो। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है मुझे तो नहीं लगता अब आप सभी को भूलने के चांसेस हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया है या नहीं। और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोज़ के अगर नोटिफिकेशन पाने होंगे, इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।